Good afternoon, everyone. Today is 2nd March, and we are back with our regular newspaper analysis. These are the 5 articles that we would be discussing today. The first one is in context of what is happening in the Middle East, the Iran-Israel war. Second is LCH Prachand, Light Combat Helicopter Prachand, जो HAL ने डेवलप किया. Third is Villages of Excellence Initiative. प्राइम मिनिस्टर इजराइल में थे, अभी कल ही वापस आए, परसों रात को वापस आए, तो वहां पर ये इनिशिएटिव के बारे में बात हुआ. तो इंडो इजराइल रिलेशन के बारे में बात होता है. द फोर्थ इज अबाउट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन, उसको हम समझेंगे. एंड द लास्ट वन इज एक फोर्टिफाइड राइस रोल आउट हुआ था टू गिव द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, उसको रोक दिया गया है. सो विल अंडरस्टैंड why it has been suspended. So before we start, this is just a reminder that JS Foundation batch, which is very much suitable for working professional, has been launched. ये आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, एंड ये 4 में से किसी भी टाइम स्लॉट में आप एडमिशन ले सकते हो. For further details, you can contact on the number mentioned here. ये प्रीफिट इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपको अब तक अच्छे से पता चल चुका है. 15,000 MCQ का एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है प्रीफिट नाम से, जिसमें फ्री पार्ट है 3,000 प्लस MCQs का, जो डेली बेसिस पर यूट्यूब लाइव में डिस्कस किया जाता है. एंड 12,000 प्लस MCQ का पेड कोर्स है, जिसमें सारे जो टेस्ट्स हैं वो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ऐसे अलग अलग सेक्शंस में विथ साइंटिफिकली बैक स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से डिजाइन किया गया. सो ये अब 7,999 में अवेलेबल है, और आप इसके भी आगे जाकर फर्दर डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये जो आप CNA डिस्कस कर रहे हैं एंड जो प्रीफिट इनिशिएटिव में जो MCQs डिस्कशन होता है, और फॉर दैट मैटर एनी इन्फोग्राफिक्स जो पब्लिश होता है, करंट अफेयर्स का हो, कोई भी हो, वो आप CSAP ऐप से डाउनलोड कर सकते हो. फर्स्ट आर्टिकल देखता है अबाउट इंडो इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट. बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस, अब तक न्यूज पहुंच चुकी हुई कि खामेनी, who was the Sarva, who was the supreme leader of Iran, has been killed, और ये वॉर बहुत एस्केलेट हो चुका है. जब तक आपके पास ये आएगा तब तक शायद जो बहरेन है, कतर है, इनके जो लार्जर बेसिस है उनके ऊपर सेकेंड अटैक भी हो चुका होगा. तो ये बहुत क्रिटिकल है, तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं. व्हाट डज दिस कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट्स? जो इजराइल और ईरान का वॉर है, दैट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम डेकेड्स ऑफ इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन एंड प्रॉक्सी एंगेजमेंट टू अ डायरेक्ट हाई इंटेंसिटी इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट. इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट US इजराइल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ये दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं. जो एंड ईरानियन ने जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है वो अक्रॉस द रीजन किया है. सिर्फ इजराइल और USA को अटैक नहीं किया, जो भी गल्फ कंट्रीज है, GCC जो कंट्रीज है, उन सब के ऊपर अटैक किया है. जहां जहां US के बेसिस है वहां उन्होंने अटैक किया है. दुबई से लेकर बहरीन से लेकर यू नेम इट, ऑल ऑफ देम हैव बीन अटैक्ड. अब जो है वो ईरान ने मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट ओपन कर दिया है. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट वाज सेंटर्ड अराउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्प्यूट, जो काफी ऑलमोस्ट एक डेकेड से डिस्प्यूट के बारे में चर्चा चल रही थी. P5+1 negotiation भी चल रहे थे, but alas they have failed and we have reached a state where full frontal war has opened up. बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज है, या रीजनल पावर बैलेंस जो है, रीजन स्टेबिलिटी इन ईरान है, ये सारे चीजों के ऊपर ये वॉर का बैकग्राउंड बेस्ड है. थोड़ा सा हम समझते हैं ये जो टेंशन का जो रूट कॉज है, उसको थोड़ा समझने के लिए हम ज्यादा नहीं 50 इयर्स 60 इयर्स पीछे जाएंगे. ईरान में 1953 में CIA ने, जो सेंट्रल ये इंटेलिजेंस एजेंसी है USA की,
उन्होंने ईरान में कूप करवाया था, तख्ता पलट करवाया था। दे ओवरथ्रू द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसदेगा का जो गवर्नमेंट है उसको करवा दिया। उसके वजह से लॉन्ग टर्म एंटी यूएस सेंटिमेंट ईरान में पनप रहा था। फिर 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, और जो प्रो वेस्टर्न मोनार्की थी ईरान की, उसके जगह पर क्लेरिकल रिजिम आ गया। वो इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब वो क्लेरिकल ईरान बन गया। और जब से वो 1979 का रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, तब से यूएस और इजराइल के अगेंस्ट एडवाइजरल पोस्टर बना के रखा था ईरान ने। फिर न्यूक्लियर डिस्प्यूट भी शुरू हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, दैट हैज क्रिएटेड अ chaos. US was seeing it as a clear threat to local stability. इजराइल तो ईरान के अगेंस्ट पहले दिन से था। इजराइल ने हमेशा ये सोचा कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ईरान की, दैट इज एन एक्सिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इजराइल। साथ में कुछ रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क्स भी साइमल्टेनियस काम कर रहे थे। जैसे कि प्रॉक्सी नेटवर्क का मतलब होता है कि हम लड़ने नहीं जाएंगे, हम हमारा प्रॉक्सी भेजेंगे। जैसे कि हिजबुल्ला है लेबनान में, ईरान का प्रॉक्सी। गाजा में हमास है जो ईरान का प्रॉक्सी है। यमन में हौतीस है जो ईरान के प्रॉक्सीज है। सो दे वर फाइटिंग विथ प्रॉक्सीज, नॉट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। बट अब प्रॉक्सीज को साइड में हटाकर डायरेक्टली ये लोग फाइट में उतर चुके हैं। बार बार न्यूक्लियर निगोशिएशंस करने की कोशिश की थी, वो बार बार कोलैप्स होते रहे। अब जो इमीडिएट ट्रिगर है उनको समझते हैं। इमीडिएट ट्रिगर ये है कि जो यूएस और इजराइल मिलिट्री ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें ईरानियन लीडरशिप को एलिमिनेट किया, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को अटैक किया। ईरान ने रिटेलिएटरी मिसाइल्स एंड ड्रोन्स स्ट्राइक किया अगेंस्ट इजराइल। नॉट जस्ट इजराइल, सारे जो गल्फ स्टेट्स में अमेरिकन बेसेस है, आर्म्ड बेसेस है, मिलिट्री बेसेस, उनके ऊपर अटैक किया। लेबनान में एस्केलेट हो गया हिजबुल्ला के एक्टिव होने से। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे मेरीटाइम कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड अदर एरियाज जो है उसके वजह से इंडिया के ऊपर बहुत क्रिटिकल इंपैक्ट हो सकता है। स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा मतलब क्रिटिकल ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% of the crude oil passes through this oil transit choke point. Any disruption in the Strait of Hormuz is going to have impact on global energy prices. जो गल्फ कोऑपरेशन जीसीसी कंट्रीज है उनको समझते हैं, इन हर कंट्रीज पे ईरान ने अटैक किया। यूएई, सऊदी अरेबिया, मतलब ईरान ने इन कंट्रीज के में जो यूएस के बेसिस है उनके ऊपर अटैक किया। सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत। मतलब अब मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब बहरीन का जो यूएस का जो बेस है उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक हो रही है, विच इज एक्सट्रीमली सीवियर। उसके अलावा स्ट्रैटेजिक फ्लैश पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी यूएस मिलिट्री बेसिस है, जैसे रशिया के लिए नाटो का इशू था, वैसे यूएस के मिलिट्री बेसिस का इशू ईरान को है। वो फिर लेबनान में एक फ्रंट ओपन कर चुका है जहां पर हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। न्यूक्लियर साइट्स जो है वहां पे अब एनवायरमेंटल डिजास्टर की पॉसिबिलिटी बन चुकी है। दे हैव बिकम वल्नरेबल क्योंकि दे माइट गेट हिट। इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन समझते हैं। एक इंपैक्ट तो होगा एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। दूसरा, इन्फ्लेशनरी शॉक लगेगा, महंगाई अचानक से बढ़ जाएगी क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है वो स्पाइक कर जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट होगा। इसके पहले जब लास्ट टाइम ईरान का जो मतलब मिडिल ईस्ट वाला जो वॉर हुआ था, ईरान इराक, 8 से 10 लाख लोग मारे गए थे। तो ईरान हैज लर्न फ्रॉम हिज ईस्टर्न नेबर एंड वेस्टर्न नेबर। उन्होंने ये कैटेगोरिकली मेंशन किया था, वेस्टर्न नेबर इज इराक, ईस्टर्न नेबर इज अफगानिस्तान। हाउ यूएसए वाज डिफीटेड, they failed in their motive in these two countries. Iran has learned. Iran is not going to succumb. ईरान डूबेगा, मरेगा, लेकिन मरते मरते वो बहुत तबाही करके जाएगा। ये उन्होंने कैटेगोरिकली स्टेट किया हुआ है कि दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड इराक वॉर। देन नेक्स्ट इशू इज
ग्रेट पावर कंपटीशन, अब पॉसिबल डिप्लोमेटिक और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया, चाइना, ये सब इन्वॉल्व होंगे। एंड जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है वो भी अब रिस्क पे आ गया है। क्या पता सारा एनपीटी वेंटीपी साइड में रख के ईरान को पावरफुल बनाने के लिए अगर वो डेवलप नहीं कर रहा था तो अभी डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई दे दे, रशिया दे सकता है, चाइना दे सकता है, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन। इंडिया का कंसर्न क्या है? ऑब्वियसली एनर्जी इंपोर्ट, गल्फ रीजन से हमारा काफी सारा इंपोर्ट होता है। जो मिडल ईस्ट है वहां पे इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा काम करता है। मेरीटाइम ट्रेड रूट्स की सिक्योरिटी अब कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एंड इजराइल, ईरान और गल्फ स्टेट सबके साथ इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको बैलेंस करना इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसको अच्छे से पढ़ना है। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को वो कनेक्ट करता है। आईएईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मॉनिटर करती है। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में ऑपरेट करता है, लेकिन वो टारगेट करता है इजराइल के नॉर्थ को। और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो अब हुआ है उसके पहले प्रॉक्सी कन्फ्रंटेशन चल रहा था। फर्स्ट एमसीक्यू, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज is strategically important because it connects Red Sea and Mediterranean Sea? No. वो क्या है? सुएज कैनल। It is the only sea outlet of the Persian Gulf? Yes, it is the only sea outlet of the Persian Gulf. Answer is B. Question 2. The International Atomic Energy Agency is primarily responsible for managing global oil trade? No. Enforcing United Nations sanctions? No. Monitoring nuclear safety and compliance? Yes. The answer is C. Next article. Let's just hope कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में ज़्यादा कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री हैज सेड कि जो भी आइडियोलॉजिकली ड्रिवन कंट्री है जब उसको कॉर्नर किया जाता है तो वो ज्यादा रिटेलिएट करती है। वो तो खत्म होने के लिए ही है, तो और ज्यादा लड़ेंगे और ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टाइम्स। एनीवेज, नेक्स्ट आर्टिकल इज एलसीएच प्रचंड। प्रचंड इज, एलसीएच का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। डिटेल्स में आपको बताऊंगा, बट ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड जहां पर 5000 मीटर से ज्यादा हाइट वाले जो लोकेशन है, स्पेशली हिमालयन रीजन, वहां पर लैंड कर सकने वाला और वहां से टेक ऑफ कर पाएगा ऐसा अकेला कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। वहां पे क्यों मुश्किल है? क्योंकि एयर डेंसिटी कम होती है, थिन एयर होती है। उस थिन एयर में थ्रस्ट बिल्ड करके लिफ्ट करना, टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। अभी ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम ने उस पर सॉर्टी की। ऑफेंसिव जो कॉम्बैक्ट रोल है उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। ये डेवलप किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL ने डेवलप किया इसको, और इसको इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करेगी। इंडियन आर्मी का जो एविएशन कॉर्प्स है वो ऑपरेट करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हाई ऑल्टीट्यूड अटैक हेलीकॉप्टर है वो हिमालय के लिए सुटेड है। इट इज, मतलब जो हमारा जो अभी वाला अटैक हेलीकॉप्टर है, वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड वंस, तो इसको रिप्लेस कर देगा। और इंडिया की जो कैपेबिलिटी है सियाचिन, लद्दाख एंड अदर हाई ऑल्टीट्यूड कन्फ्रंटेशनल प्रोबेबल लोकेशंस, वहां पर इंडिया की कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि ये 5000 मीटर के ऊपर भी ये काम करता है। ये ग्लोबली वन ऑफ द हाईएस्ट हाइट पर लैंड या ऑपरेट करने वाला हेलीकॉप्टर है। लगभग 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन कर सकता है। एंड उसका जो कॉम्बैक्ट रेंज है अप्रोक्सीमेटली 550 किलोमीटर के रेंज में वो युद्ध कर सकता है, विच इज अ वेरी गुड रेंज। इसमें काफी सारे आर्म्स हैं, मतलब ये 20 mm या 70 mm, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल,
ये सारे जो प्रॉपर कॉम्बैक्ट एयरफोर्स में चाहिए होता है, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में, वो सब इसमें प्रेजेंट है. Like I mentioned, it is the only attack helicopter capable of landing and taking off at 5,000 meter with the weapon load, not without weapon load. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है. हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो HAL उसने डेवलप किया हुआ है. ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ही डिजाइन किया गया है. 5,000 मीटर के ऊपर ही ये काम कर सकता है. और बहुत सारे एंटी टैंक इक्विप्ड विथ 20 mm गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सारा इसमें है. MCQ समझते हैं. फर्स्ट, LCH प्रचंड has been developed by DRDO, ISRO, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. आंसर इज C. MCQ 2, the primary operational advantage of LCH Prachand lies in its ability to conduct submarine warfare. No. Operate effectively in high altitude regions above 5,000 meter. Yes. The answer is B. Sorry, my health is little low. Third article is Village of Excellence Initiative. Village of Excellence Initiative जो is for grassroots agricultural cooperation program. ये grassroots level पे agricultural cooperation program है between India and Israel. It is an extension of Indo-Israel agricultural project. इसका पर्पस ये है कि जो फार्मिंग क्लस्टर्स जो है इंडिया में, उनको टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना, जिसमें इजराइल की एक्सपर्टी इंडिया के विलेज लेवल तक यूटिलाइज की जाएगी. इसमें इंटर कंट्रीज कौन से इन्वॉल्व है? इंडिया और इजराइल, दो ही कंट्री है. इंडिया का इजराइल का जो स्ट्रेटेजिक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसके अंडर ये काम करेगा. इट इज एम्ड एट ब्रिजिंग द गैप between high-tech agricultural research and ordinary farmers. इजराइल का एग्रीकल्चरल रिसर्च, इजराइल का एग्रीकल्चरल एक्सपर्टी एंड इंडियन फार्मर्स, इनके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर देगा. इससे प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स इनकम दोनों बढ़ेंगे. पहले का जो कॉपरेशन था, बैकग्राउंड देखते हैं. अर्लियर कॉपरेशन जो था, इट वाज फोकस्ड ऑन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर एंड ड्रिप इरिगेशन. ये दो रीजन में, दो एरियाज में they were cooperating. However, जो नया इनिशिएटिव लिया गया, it will shift from centralized demonstration hubs to cluster based village transformation. नीचे ग्राउंड लेवल तक जाकर ये अब काम करेगा. की फीचर, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले से ही थे उनको एक्सपांड किया जाएगा और लगभग 100 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री. ये क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे और जो विलेजेस है जो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आसपास होते हैं, उनको एज अ मॉडल एग्रीकल्चर जोन की तरह डेवलप किया जाएगा. टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन फार्मिंग, ये सब कुछ इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड इरिगेशन मैनेजमेंट होगा. नर्सरी सिस्टम को एडवांस कर दिया जाएगा. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉलो किया जाएगा. रिसर्च का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. एंड इट इज बैक्ड बाय द इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू एनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया एंड इज गोइंग टू रिड्यूस द क्रॉप लॉस. It is going to promote the micro irrigation and water efficiency, जो कि which is an absolute need of the hour in Indian agriculture. जो farmers का income enhancement का जो गोल है, उसको ये सपोर्ट करेगा. और जो bilateral agricultural डिप्लोमेसी इंडिया की, उसको बिल्ड करेगा. इंडिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो तो वेल नोन है, बट एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन और ज्यादा दोनों के बायलैटरल इक्वेशंस को स्ट्रेंथन करेगा. First MCQ, the Village of Excellence initiative is primarily associated with cooperation between India and Israel. Simple MCQ, लेकिन ये आता है.
The Village of Excellence initiative aims to establish agriculture export zone only. No. Replace traditional farming with cooperative farming. No. Integrate advanced agricultural technology into village level farming clusters. Yes, the answer is C. The next article is regarding meningococcal infection. ये डिसीज के बारे में अब आर्टिकल को हम समझते हैं. पहले तो ये समझते हैं कि मेनिंगोकोकल डिसीज होता क्या, ये इन्फेक्शन है क्या. तो बेसिकली ये एक बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है और कई सालों तक आपके मतलब आई एम नॉट रेफरिंग टू यू बट जो पेशेंट है उनके बॉडी में वो रहता है और उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाता. ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इसमें जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग है उसके अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है. बहुत सीवियर बर्नी इन्फ्लेशन आपको प्रोड्यूस कर सकता है. ये जो मेनिंजाइटिस है, इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स व्हिच कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये जब हो जाता है तो इट कॉजेज सीवियर मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है. इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया. इट इज नॉट अ वायरल डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. The name of the scientific name of the bacteria is Neisseria meningitis, also called as meningococcus. बहुत सारे सब ग्रुप्स है, सेरो ग्रुप्स है, सच एज A, B, C, W, X and Y इस चीज के. बट on large in the larger context meningococcus को एक यूनिट की तरह देखा जाता है. इसका ट्रांसमिशन देखते हैं. इसका जो रिजर्वायर है मतलब सिर्फ ह्यूमंस में ही ये रह सकता है और ह्यूमंस कैरियर भी हो सकते हैं. मतलब रफली 10 to 20% ऑफ द पीपल जो है दे मे कैरी द बैक्टीरिया विदाउट एनी सिम्टम्स. वो इवेंचुअली स्प्रेड होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. छींक देते हैं या इफ देयर इज अ क्लोज कॉन्टैक्ट सच एज कफिंग, स्नीजिंग, किसिंग, शेयरिंग यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, इससे ये स्प्रेड होता है. इट हैज फ्यू हाई रिस्क सेटिंग जैसे कि मिलिट्री जो बराक्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, डॉर्मेटरीज जो है, बोर्डिंग स्कूल जो है, यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. इसमें कोई भी एनिमल जूनोटिक वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है. कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? क्योंकि इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है. मतलब 10 to 15% जो है वो ट्रीटमेंट के साथ बावजूद भी उनकी कैजुअलिटी हो जाती है, मतलब उनका डेथ हो जाता है और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जनरेट करता है. जैसे कि हियरिंग लॉस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है या लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है, क्योंकि टिश्यू का अगर नेक्रोसिस हो गया तो आपका कोई बॉडी ऑर्गन भी कट करना पड़ सकता है. सारे पॉपुलेशन में इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी दी हाई रिस्क ग्रुप जो है वो एक्चुअली इन्फेंट्स है, फिर एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, जो लोग क्राउडेड एनवायरनमेंट में रहते हैं वो लोग हैं, या जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो लोग हैं. इसकी ट्रीटमेंट में यू हैव टू गो फॉर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन. अगर वो नहीं तो इवन विद द ट्रीटमेंट 15-20% पीपल डाई. विदाउट ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली द फर्टिलिटी वुड बी हाईएस्ट. इसको प्रिवेंशन किया जा सकता है क्योंकि इसका जो वैक्सीनेशन है अगेंस्ट दिस मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन इज अवेलेबल. मोस्ट ऑफ द सेरो ग्रुप्स के अगेंस्ट अवेलेबल है, सारों के अगेंस्ट नहीं है. जो भी क्राउडेड सेटिंग्स है वहां पर हाइजीन मेंटेन करना हैज टू बी द प्रायोरिटी. जितना अर्ली डिटेक्ट करोगे उतना ज्यादा रैपिड रिस्पॉन्स आप दे पाओगे. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बैक्टीरिया से होता है, नॉट बाय द वायरस. और इस बैक्टीरियम का नाम है नेस्सेरिया मेनिंजिटिस. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है. If you have habit of using mask, then you are safe, relatively safer. It causes meningitis and septicemia. इसमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना कि कोई भी जूनोटिक वेक्टर, एनिमल वेक्टर इन्वॉल्व नहीं है. और अगर ऐसे ही छोड़ दिया बिना ट्रीटमेंट के तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फर्टिलिटी, मतलब डेथ रेट ज्यादा है. सिंपल पहला क्वेश्चन, मेनिंगोकोकल डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस, फंगस, बैक्टीरियम और प्रोटोजोआ.
The answer is bacteria. Second question, meningococcal infection spreads primarily through contaminated water? No. Mosquito bite? No. No animal involved. Respiratory droplets and close contacts? The answer is C. Last article is suspension of fortified rice rollout. Fortified rice क्या था? पहले तो हम ये समझेंगे कि फोर्टिफाइड राइस क्या है, वो क्यों लाया गया था और क्यों रोल आउट कर लिया, मतलब उसको क्यों सस्पेंड कर दिया. फोर्टिफाइड राइस जो है ये रेगुलर राइस होता है, लेकिन उसमें आर्टिफिशियली कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं, फिर वो ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है. तो इसको रोल आउट किया गया था, लेकिन उसको अभी रोक दिया गया है. तो विल अंडरस्टैंड व्हाई. जो की एडेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, वो होते हैं आयरन ऐड कर देते हैं क्योंकि एनीमिया से बचाया जाए. फोलिक एसिड किया जाता है, विटामिन B12 ऐड करते हैं. ऑब्जेक्टिव इज टू कॉम्बैट हिडन हंगर एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, especially in anemia amongst women and children. Why was it introduced? फर्स्ट, इंडिया में बहुत ज्यादा हाई बर्डन है एनीमिया का और माल न्यूट्रिशन का, और राइस जो है इज अ स्टेपल फूड फॉर अ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. तो राइस में अगर आप ऐड कर देते हो तो थोड़ा फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकता है. जो फोर्टिफिकेशन है, इट वाज कंसिडर्ड ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड अ स्केलेबल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन. आइडिया ये था, गोल ये था कि भाई नेशन वाइड कवरेज करेंगे अंडर डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स बाय 2024. इसलिए अलग अलग स्कीम में आया था. फोर्टिफाइड मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में ऐड किया गया था, TPDS में आया था, PM पोषण में आया था, मिड डे मील स्कीम में आया था, ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सेंटर स्कीम में आया था. कैसे काम करता है वो समझना. पहला, फोर्टिफाइड राइस के कर्नल्स बनाए जाते हैं. कर्नल्स मतलब वो न्यूट्रिएंट रिच राइस, मतलब उसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 ये एडिशनली अंदर ऐड किया जाएगा, और उन कर्नल्स को स्टेप 1 में ये बना दिया. स्टेप 2 में उनको नॉर्मल राइस के साथ ब्लेंड कर दिया जाएगा. मतलब 1:100 के, मतलब 1 किलो फोर्टिफाइड राइस 100 किलो नॉर्मल राइस के साथ मिक्स कर देंगे, और वो अब मिक्स राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोग खाएंगे, क्योंकि दैट विल इंश्योर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. 2021 में उसका रोल आउट शुरू हुआ था. टारगेट था कि जून 2024 तक यूनिवर्सली कवर कर लेंगे. टेक्निकल असिस्टेंस में चाहिए था, तो वो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने भी प्रोवाइड किया था. पर सस्पेंड क्यों किया, क्यों रोक दिया? इतना अच्छा अगर प्रोग्राम था. एक, जो बफर स्टॉक जो है राइस का, इफ इट इज हाई, दैट मीन्स जो राइस जो है वो स्टोर में रह जाता है 2 से 3 साल तक, और जितना लंबा स्टोरेज होगा, especially under moisture and humidity condition, that leads to degradation of micronutrients. एक IIT खड़गपुर का स्टडी था, इट फ्लैग्ड कंसर्न अबाउट द न्यूट्रिएंट स्टेबिलिटी. वो इनस्टेबल हो जाता है, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सच प्रोलॉन्ग पीरियड स्टोर्ड फोर्टिफाइड राइस. तो अभी के लिए इसको टेम्परेरीली डिसकंटिन्यू किया जब तक स्टोरेज एंड डिलीवरी मैकेनिज्म जो है उसको बेटर इक्विप नहीं किया जाता. इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है न्यूट्रिशन पॉलिसी में, स्पेशली अगर आपको एट लार्ज स्केल अगर उसको इंप्लीमेंट करना है, सो यू कम अक्रॉस सीवियर कॉम्प्लेक्सिटीज. It also highlights the need for stronger storage, monitoring, evaluation system, distribution system, and it raises the debate on fortification versus diversification of dietary habits. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 है, जो ब्लेंडिंग रेशियो है वो 1:100 का है, और ये अलग अलग स्कीम्स में इंक्लूड किया गया था. फर्स्ट MCQ, fortified rice in India is primarily enriched with which of the following nutrients? Calcium, vitamin C and zinc? No. Iron, folic acid and vitamin B12, because the idea is to hit the problem of anemia and micronutrient, basically hidden hunger, micronutrient deficiency in women and children. Question 2,
In rice fortification, the fortified rice kernels are blended with regular rice, generally in the ratio of 1:100. These are the smart books now available in Asmus Script also. You can contact on the number mentioned on your screen to get access to these. Thank you so much for joining in. Good night.